हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। फिजिक्स में एक ऐसी थ्योरी भी है जो हर सवाल का जवाब दे सकती है, उसी को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। और जब ये थ्योरी मैथमेटिकल कंसिस्टेंट हो जाएगी तब इसे गॉड इक्वेशन कहेंगे। तो क्या कोई इक्वेशन है जो भविष्य में गॉड इक्वेशन बन सके? हाँ जी बिल्कुल है, वो है स्ट्रिंग थ्योरी। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो भैया कहानी की शुरुआत हुई थी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन से, जो अपने ज्ञान का भंडार लेकर निकल पड़े थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने, और जिसको बनाने में उन्होंने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए। कतई जालिम आदमी था, 30 साल, वो भी एक थ्योरी के पीछे। ये बहुत लंबा समय है, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नाम की कोई चीज नहीं बनी। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का इस थ्योरी को बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या था? इसको समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा यूनिवर्स काम कैसे करता है। बारी है विज्ञान के गड़े मुर्दे उखाड़ने की, और ये तो अपना फेवरेट काम है। हमारे यूनिवर्स को 4 फंडामेंटल फोर्सेस चलाती हैं: ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब अपने महान वैज्ञानिक के दिमाग में आया एक खुराफाती ख्याल। वो इन चारों फोर्सेस को यूनिफाई करना चाहते थे। भाई साहब, हमारे यहाँ तो फिजिक्स पढ़ाने वाले खिलाड़ी एक ही फोर्स से ढंग से ना खेल पाते, और ये तो चारों से खेलने के चक्कर में थे। दम था भाई बंदे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन इन चारों फोर्सेस को यूनिफाई करके एक सिंगल इक्वेशन में डिफाइन करना चाहते थे, ताकि यूनिवर्स में होने वाली अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग फोर्सेस का सहारा लेना ना पड़े। पर क्यों? हाँ, ये जो क्यों शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्यों शब्द से विज्ञान का विस्तार हुआ। एक उदाहरण से समझो। वैज्ञानिकों का एक खूंखार कुनबा ऐसा भी है जो हर जवाब के पीछे क्यों लगा देता है। आप उन्हें कोई भी सवाल का जवाब दे दो, वो लास्ट में उसमें क्यों जोड़ ही देंगे। जैसे आकाश नीला क्यों है? क्योंकि सफेद रोशनी 7 रंग से मिलकर बनी है, और उसके अंदर नीला रंग शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से सबसे ज्यादा फैलता है। ये क्या बात है? बाकी रंगों का मन नहीं करता ज्यादा फैलने का? सारी ठेकेदारी नीले रंग ने ही उठा रखी है क्या फैलने की? अब ये ठेकेदारी नीले रंग ने कैसे उठाई? तो भैया ये ठेकेदारी दी है हवा में गैसेस के मॉलिक्यूल्स ने। उन गैसेस के स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो गैसेस का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? उनके एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से। तो उनका अरेंजमेंट ऐसे ही क्यों हुआ? अब किसी एटम का अरेंजमेंट ऐसे वैसे क्यों होता है, इसके पीछे लगते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के नियम, जो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे बाल की खाल उतारते हुए विज्ञान आगे बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अब ज्यादा जोश में आके ये हरकत स्कूल में मत करना, क्योंकि अगर आपने उन खूंखार प्राणियों के सामने ये क्यों बाजी करने की कोशिश करी, मेरा इशारा समझ रहे हो ना किन की बात कर रहा हूँ? हाँ, वही जो रोज मिलते हैं स्कूल में। तो अगर उनके सामने ये क्यों बाजी करने की कोशिश करी, तो ऐसी गुद्दी लाल करेंगे कि क्यों, कहां, की, कूं सब निकल जाएगा। वैसे आजकल का फैशन तो मुझे नहीं पता है स्कूल में क्या चल रहा है, पर मेरे टाइम पे बहुत बढ़िया तरीके से धुनाई होती थी। और भैया इस मामले में हम गांधी जी को मानते थे। कोई एक क्यों पे अगर पीटे तो 10 क्यों और पूछो। वैसे अब जमाना बदल गया है, अगर किसी के स्कूल में अभी भी ऐसा होता है तो कमेंट में अपना दुख बांट सकता है। अब ये जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, ये इन्हीं सारे क्यों का जवाब दे सकती है। अब यहाँ पर आएगा आपके दिमाग में एक सवाल, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान को डिफाइन करने के लिए गॉड इक्वेशन के पीछे लगे हुए थे, क्या ऐसी कोई इक्वेशन मैथ्स में भी है? क्यों भाई, मैथ्स वालों ने कुछ नहीं किया क्या? कुछ ना किया भाई साहब, मैथ्स वाले तो फिजिक्स वालों से भी ज्यादा खूंखार निकले। उन्होंने गॉड इक्वेशन बना भी दी, चला भी दी, प्रूफ भी कर दी। देखो, मैथ्स के जो फंडामेंटल कांस्टेंट हैं, जैसे 0, 1, पाई, ई और आई, इन सबको मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने इन सभी को एक साथ जोड़कर मैथ्स की गॉड इक्वेशन बना दी थी। और कमाल की बात यह है कि मैं बहुत साल से अपना सर खुजा रहा हूं सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर ये गॉड इक्वेशन करती क्या है। और मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे महान वैज्ञानिक सिर्फ यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मैथ्स की गॉड इक्वेशन करती क्या है। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है ही नहीं, फिलहाल के लिए तो यही लगता है। पर इसके बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वो बहुत अजीब है। कुछ लोगों का मानना है कि मैथ्स की ये गॉड इक्वेशन भूत, प्रेत, आत्माओं और यहाँ तक कि दूसरे यूनिवर्स की ताकतों को भी डिफाइन कर सकती है। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। जितना समय मैंने इस इक्वेशन को दिया, मुझे यही समझ में आया कि ये कुछ नहीं करती। बाकी मेरे गलत होने के पूरे चांस हैं। मैं अपने आप को कहीं का खलीफा ना समझता। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी ही गॉड इक्वेशन फिजिक्स में हो? तो फिजिक्स तो बहुत काम की है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात आपको अगले 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। जब न्यूटन चचा ने चलती हुई चीजों के नियम यानी मैकेनिक्स और ग्रेविटी को एक साथ जोड़ा, तो दुनिया की तरक्की का पहिया बहुत तेज रफ्तार पे घूमा था, जिसे नाम दिया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। उसके बाद आए 2 महान वैज्ञानिक, मैक्सवेल और फराडे। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ दिया और पैदा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज के कंधे पर सवार हुआ
इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, यानी जनरेटर, मोटर, डायनामो, लाइट बल्ब्स और कंप्यूटर पर चलने वाली दुनिया। उसके बाद हमारे हाथ लगी E=mc², यानी न्यूक्लियर पावर, और हमने बनाए धड़ाधड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अब हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल फार्मा, एग्रीकल्चर से लेकर स्पेस तक ले जाने के बारे में काम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्यों ने सब कुछ अच्छा ही किया, ऐसा भी नहीं था। हमने न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हथियार भी बनाए और बनाते ही चला भी दिए, यानी न्यूक्लियर फोर्स का हुआ जबरदस्त इस्तेमाल। अगर आप ध्यान दें तो जब भी किसी फोर्स का उदय हुआ या कोई दो फोर्स एक साथ जुड़ी तो उसने मानव इतिहास को बदल कर रख दिया। अब वैज्ञानिक इन्हीं सब फोर्सेस को इकट्ठा करके गॉड इक्वेशन बनाना चाहते हैं, यानी एक ऐसी सिंगल इक्वेशन जो फिजिक्स के हर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सके। पर ये फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्या? देखो, फिजिक्स का हर बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो ही थ्योरी से निकला है, और वो दोनों थ्योरी हैं रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी। और इन दोनों के बीच में बिल्कुल ना पड़ती 36 का आंकड़ा है इन दोनों के बीच में। एक बिल्कुल शांत और दूसरी बिल्कुल उद्दंड। उद्दंड बोले तो शैतान, एक नंबर का नालायक, छटा हुआ बदमाश। बस इतनी पर्यायवाची याद है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी समझ लो। देखो, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस को स्मूथ फैब्रिक मानती है। ये उसकी अजम्पशन है, प्रूफ नहीं है अपने पास कोई, पर क्योंकि वो काम करती है तो हम ऐसा मान रहे हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चीजों को बड़ा करके देखती है, लेकिन वहीं पर क्वांटम थ्योरी शांत नहीं है, वो चीजों को छोटा करके देखती है। पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट और उनके बिहेवियर के आधार पर बड़ी चीजों को डिफाइन करती है। रिलेटिविटी के हिसाब से स्मूथ स्पेस फैब्रिक में मास गड्ढा पैदा करता है, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन क्वांटम थ्योरी इस पर एग्री नहीं करती। अगर किसी तरीके से ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को पसंद करने लग जाएं, तो भाई साहब कमाल हो जाएगा और हमारे हाथ लग जाएगी गॉड इक्वेशन। पर इनके इसी अपोजिट नेचर की वजह से इन्हें जोड़ पाना असंभव है। फिलहाल के लिए तो असंभव ही है और भविष्य कुछ नहीं पता। और ये बात कहने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं कि इस धरती पर मनुष्य प्रजाति में अब तक के सबसे शक्तिशाली दिमाग ने अगर अपने जीवन के 30 साल इस थ्योरी में लगाए हैं तो कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन इस थ्योरी के पीछे इतना डेस्परेटली क्यों पड़े थे? हाँ, दाल में जरूर कुछ काला है। देखो भैया, वैज्ञानिकों ने आज तक जितनी भी थ्योरीज बनाई हैं, वो कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर फेल हो जाती हैं। और अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल, क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी भी फेल हुई है? अवश्य हुई है, बिल्कुल हुई है जी। और कैसे हुई है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक थ्योरी ऐसी भी है जो कभी फेल नहीं हुई है और जिसके आसार भी नहीं लग रहे हैं कि वो फेल होगी। और कमाल की बात देखो, वैज्ञानिक पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि ये थ्योरी फेल हो जाए। पर भाई साहब, ऐसी जबरदस्त थ्योरी लगता ना है इतनी आसानी से फेल होगी। देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बताई गई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्लैक होल के अंदर काम नहीं करती। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिग बैंग से पहले की चीजों को भी नहीं बताती, और ये थ्योरी पार्टिकल्स के भूतिया भ्रमण को भी नहीं बताती। लेकिन एक थ्योरी है जो सब कुछ बता सकती है, और इस पर जबरदस्त डिबेट चल रहा है। हालांकि ये मैथमेटिकली प्रूव नहीं हुई है और ये सिर्फ अजम्पशन है। बहुत सारे फिजिसिस्ट को ऐसा लगता है कि ये थ्योरी हमें बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। तो आखिर कौन सी है ये थ्योरी? ये है स्ट्रिंग थ्योरी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये इकलौती थ्योरी है जिसके सामने वैज्ञानिकों ने जो भी सवाल रखा, ये उसका जवाब देने में हमेशा कामयाब रही। तो आखिर क्या कहती है स्ट्रिंग थ्योरी? मैं एक बात यहाँ पर दोबारा ऐड कर दूं, स्ट्रिंग थ्योरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली ये दोनों तरीके से अभी तक साबित नहीं हो पाई है। तो चलो अब देखते हैं स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है। अगर आप दूर से एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो वो क्या है? एक डॉट पार्टिकल। न्यूट्रिनो भी डॉट पार्टिकल है, क्वार्क भी डॉट पार्टिकल है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को जूम करें और उसके अंदर झांकें तो आपको रबर बैंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि लगातार वाइब्रेट कर रहा होगा, जैसे गिटार के स्ट्रिंग करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं, जिनमें से कुछ वाइब्रेशन हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात पे ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड में इनफाइनाइट तरह के पार्टिकल्स हैं, वो तो वैसे वैसे बढ़ेंगे जैसे जैसे उनकी खोज होगी। पर मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से हर सब एटॉमिक पार्टिकल का अपना अलग वाइब्रेशन है, और जब भी दो पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम होगा तो वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएंगे। स्ट्रिंग थ्योरी के अलावा कोई भी थ्योरी ये नहीं बता सकती कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में कैसे बदलता है। और यहाँ मैं स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात चल रही है बीटा डीके की। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से जैसे ही इलेक्ट्रॉन के हार्ट में मौजूद फ्रीक्वेंसी न्यूट्रिनो की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तुरंत बीटा डीके हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में
बदल जाएगा। अब असलियत में तो ऐसा ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के हार्ट में क्योंकि हम नहीं झांक सकते तो इस चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग थ्योरी जवाब तो देती है लेकिन उन जवाबों का प्रूफ नहीं देती। और ये सिर्फ यही नहीं, हर एक सवाल का जवाब देती है। रिलेटिविटी के बाद ये अब तक की सबसे पावरफुल थ्योरी है। कमाल की बात ये है कि वैज्ञानिक इसे गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई गलत साबित कर ही नहीं पाया। और वेरिफिकेशन भूल जाओ, वो तो अभी तक हुआ ही नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी मैथमेटिकली बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्वेशन से बनाई गई है। अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर कोई भी किताब पढ़ेंगे तो पूरी बुक पढ़ने के बाद उसका पूरा क्रक्स यही निकल के आएगा कि हर सब एटॉमिक पार्टिकल को हम एक वाइब्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं। इससे ज्यादा स्ट्रिंग थ्योरी कुछ भी नहीं है। पर अगर ये सारे सवालों का जवाब दे रही है तो वेट, इसका मतलब ये तो नहीं, क्या यही वो थ्योरी है जो टाइम मशीन, वर्म होल, टाइम बिफोर बिग बैंग, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ब्लैक होल और सभी फंडामेंटल लॉज ऑफ यूनिवर्स को एक साथ चला सकती है? क्या यही था एल्बर्ट आइंस्टाइन का सपना? मुश्किलों से भागना आसान होता है, जीवन हर पल एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।